मित्र, हम अब बाकी का जो पाठ है वो देखेंगे। पत्नी ने पूछा कि बेटे तुम ग्वालियर के हैं? तब मोहन ने कहा, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते दिल में उभर आया, दुखी हो गया, कुछ याद आ गया जिसके वजह वो बोल पा नहीं रहा, इसलिए चुप रहे। लेकिन वो स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है और मैं भी बीए पास। मोहन ने अपनी कहानी शुरू कर दी कि नहीं अम्मा, मैं तो ग्वालियर का नहीं हूँ, लेकिन मैं मूल आगरा का हूँ और यहाँ मजबूरी के कारण मैं आया हूँ। मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है, बड़े भाई मेरे वकील है और मैं भी बीए पास और नौकरी की खोज में यहाँ ग्वालियर आया था। एक चुप्पी सी छा गई, चुप हो गए, शांति हो गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित, जो हम इच्छते नहीं है, वही घटना बनी हुई। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी दिदियाती हुई बोली, व्याकुल होकर दिदियाती हुई अत्यंत करुण स्वर से बोली कि मोहन मुझे बचा लो। मोहन नौकरी की खोज में ग्वालियर आया, इधर उधर नौकरी ढूंढता फिरता था, खोजता था। ऐसे में वो वापस लौट रहा था, तब एक परिचित लड़की मिली और उसने कहा, मोहन मुझे। वो बहुत व्याकुल थी और करुण स्वर से बोलने लगी कि मोहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो और आगरा में बचा लो। और वो मोहन मुझे बचा लो, क्यों, क्या हुआ? मोहन ने कहा लड़की से, क्यों, क्या हुआ? बचा लो मतलब क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ उम्र, प्रौढ़, नहीं जुआन है नहीं वृद्ध है, ऐसा प्रौढ़ वय के आदमी के साथ वो माता पिता लड़की को बेच रहे। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अप्रिय अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की ने कहा मोहन से कि मोहन मुझे बचा लो, क्योंकि मेरे माता पिता एक अधेड़ आदमी को मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर अपना प्राण दे दूंगी, लेकिन उस अप्रिय अधेड़ को मैं साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमझ में पड़ गया, विचार में पड़ गया, द्विधा में पड़ गया। क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। लड़की को लेकर मोहन को भी कुछ समझ में नहीं आया कि अभी मैं क्या करूं। उसे पुलिस स्टेशन थाने में ले गया। वहाँ जो कहानी थी वो हवलदार थानेदार के सामने बयान की। वो थानेदार भी सोचने लगे कि क्या किया जाए। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, जेल में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल चिंता इस समय चिंता लड़की की है। आखिर इस लड़की का क्या किया जाए? माता पिता को एफआईआर लिखकर अगर जेल में बंद कर देते, लेकिन लड़की का क्या करेंगे? तब एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया, नहीं। मोहन को थानेदार ने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? नकार में सिर हिला दिया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया कि अब क्या करूं मैं।
ऐसा आकस्मिक प्रस्ताव है कि लड़के के साथ शादी में कैसे कर सकता। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए कि वो शादी मुझसे करने चाहती है या नहीं करने चाहती, इसे तो पूछिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। थानेदार ने पूछा, लड़की तू मोहन से शादी करेगी? तो उसने हकारात्मक जवाब दिया। हाँ, सिर हिला दिया। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा। लेकिन सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन के साथ तो और कोई भी दूसरा शादी कर सकता है, लेकिन यह बेचारी तो मुसीबत में फंसी हुई है, उससे कौन बचाएगा? संकट में से कौन बचाएगा? लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है, संकट में। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात, मुख्य बात है कि संकट में है लड़की। नारी सम्मान कि एक लड़की मुसीबत में है, उसे बचाने के लिए जो भाभी की बहन के साथ शादी की बात तय हो चुकी थी, फिर भी मोहन ने लड़की की जो मुसीबत की जो कहानी है वो सोच कर उसने सोचा कि नहीं, भाभी की बहन तो और किसी के साथ शादी कर सकती है, कोई भी उसके साथ शादी करता है, लेकिन ये लड़की ये तो मुसीबत में है, उससे कौन कर संकट से बचाएगा? और इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा कि नारी शक्ति, नारी सम्मान। लेकिन हाँ, अब समस्या इस बात की थी कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। अगर लड़की को छोड़ देंगे तो वो घर जाएगी तो अधेड़ के साथ बेच देगी। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का आरोप लगाएंगे। अब समस्या बहुत बड़ी है, कैसे उस समस्या में से बाहर निकले? और जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए लड़की को हम नारी निकेतन, नारी संरक्षण, नारी निकेतन, नारी गृह में हम रख देते हैं और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर लिख लेते हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। किसने करवा दी? थानेदार ने। कैसी मानवता! मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा है कि ऐसे थानेदार इस दुनिया में कहाँ मिलते हैं। मुझे तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं है कि यह सही बात है या कहानी बना रहा है। यह कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई है, पीड़ा सहानुभूति से भरी हुई। और इस तरह थानेदार ने मोहन और संकट में फंसी हुई लड़की के साथ शादी करवा दी। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई देता है, देवदूत। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, नाराज हो गए। खफा हो जाना मुहावरा, नाराज हो गए और घर से मोहन और लड़की को निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से मैंने शादी की है वो और किसी जाति की। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, वहाँ से घर से निकाल दिए, अब कहाँ जाए? ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था, गुजारा करना कठिन था, घर खर्च करना कठिन था। पर शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, कोई अपना नहीं है, स्वजन नहीं है, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना।
जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करते रहते, पीड़ित करते रहते, दुखी करते रहते, उससे तो अच्छा यह है कि अनजाने शहर में आकर हम पराये लोगों को अपनापन का महसूस होता है और रात दिन जो अपना है वो हमें दुख पहुंचाते हैं। तो इससे अच्छा यह बात, हाँ सही कह रहे। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, सहारा ले लिया, ऑटो चलाना सहारा ले लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, लेखक ने कहा। मोहन, सच में तुम बहुत महान हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित के बड़े बड़े लेक्चर देते, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में वो सब उतारते नहीं। लेकिन तुमने तो अपने जीवन में यह सब उतार लिया, आचरण में ले लिया। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त, बुरी दशा में पड़ा हुआ लड़की को बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वो तो प्रायः मुझे संकट से उबारती रहती है, बचाती रहती। एक बार मैंने लड़की को बचा लिए संकट से, लेकिन वो मुझे अब जीवन में बार बार मुसीबतों में से बचाती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वो हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। कितने रुपये? 500। लेखक वहाँ होटल से लेकर गाड़ी के स्टेशन पर पहुँच गए और वहाँ लेखक 500 रुपये की नोट मोहन को देने लगे। रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, मेहनत की कमाई है। पारिश्रमिक यानी मेहनत की कमाई, कोई दान थोड़े ही दे रहे, ले लीजिए। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे आप मेरे माँ बाप जैसे मेरे माँ बाप मिल गए, ऐसा लगता है। इस सुख के आगे पैसे का क्या मूल्य है, जो मेरे आप लोगों को देखते ही मेरे माँ बाप मिल गए, माँ बाप का प्यार मिला है। वो ऐसे प्यार के सामने यह पैसे के मूल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मोल नहीं है, पैसा तो और लोगों से कमा ही लूँगा। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता है? लेखक ने कहा। अरे बेटे, तुम तो मेरे बेटे जैसे, और बेटे का जो शोषण मैं कैसे कर सकता हूँ एक पिता होने के नाते, इसलिए तो लेना पड़ेगा। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। 500 रुपया लूँगा तो पिता का शोषण होगा। यह कहकर वो 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगे। 500 नोट लेखक ने दी। 500 में से मोहन ने 300, 200 काट लिए और 300 फिर वापस करने लगे। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी आएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। मेरी शर्त है। लेखक ने कहा कि 500 रुपये तुम्हें लेने पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से करना, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वो आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता देखता
रहा। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो पराये होकर भी अपने बन जाते हैं और ऐसा अपनापन हमेशा महसूस करते रहते हैं।